नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले हैं आने वाली आपके सीटेट एग्जाम 2022-23 के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो काफी हेल्पफुल रहेगा आपकी आने वाले सीटेट की तैयारी के लिए। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कितना स्कोर यहाँ पर इन 30 प्रश्न से आप करने वाले हैं। तो आइए और बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सीडीपी से संबंधित प्रैक्टिस सेट। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विकास के विषय में सही वक्तव्य को चुनिए। यहाँ पर है पहला, विकास एक दिशेई और एक आयामी होता है, विकास परिवर्तनीय है, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है, या फोर्थ है, सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सभी व्यक्ति एक ही आयु गति से विकास के पड़ाव को तो प्राप्त नहीं करते हैं, विकास सब में अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर सही वक्तव्य को यदि बात करें तो सही वक्तव्य यहाँ पर रहेगा, जो विकास होता है वो परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपने भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियों का नियंत्रण कर पाते हैं? तो यहाँ पर है अधोगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, या फिर तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, और फोर्थ है यहाँ पर पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। तो देखिए, यहाँ पर जो सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे उंगलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण, भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रण प्राप्त करते हैं, ये यहाँ पर सिद्धांत जो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर अधोगामी सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, शारीरिक लक्षण जैसे आंख का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग इत्यादि मुख्यतः पर्यावरणीय कारक के द्वारा सुनिश्चित होते हैं, या फिर वंशानुगत होते हैं, या फिर हैं सांस्कृतिक कारक के द्वारा निर्धारित होते हैं, या फिर हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का परिणाम होते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे आंखों का रंग है, बालों, ऊंचाई का रंग है आदि, ऊंचाई, बालों का रंग आदि है, तो ये सभी जो कारक होते हैं ये हमारे वंशानुगत हुआ करते हैं, यानी कि इनका जो प्रभाव होता है वो वंशानुगत प्रभाव होता है, और उसी के कारण से ये शारीरिक लक्षण जो होते हैं ये प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर रिक्त स्थान बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो यहाँ पर बात की जा रही है प्राथमिक संस्था की, विद्यालय, जनसंचार, धर्म या परिवार। तो यहाँ पर परिवार जो होता है ये बच्चों के समाजीकरण के लिए एक प्राथमिक संस्था का कारक है, होती है, कार्य करती है, जहां पर बच्चा सबसे पहले समाजीकरण सीखता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, और उसकी समस्या समाधान की ये विशेषता जो है ये किस स्तर के अंतर्गत आती है? संवेद गामक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा देखिए सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्या का समाधान कर पाता है, अमूर्त के साथ में नहीं। तो बच्चा यहाँ पर जो रहेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहेगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आगे देखिए, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख होते हैं और जो उड़ सकते हैं वे पक्षी। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान के निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहा जा सकता है? तो इसे हम समावेशन, समायोजन, क्रमबद्धता, या फिर इसे संरक्षण कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसे हम कहेंगे समावेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न आता है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? लॉरेंस कोलबर्ग, लेवाइगोत्स्की, और जोरम ब्रूनर, या जीन पियाजे? तो यहाँ पर समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र का सिद्धांत है वो संरचना देने वाले जो थे वो थे लेवाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। आगे अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? तो यहाँ पर हमें उस कथन को देखना है जो कथन दोनों के विचारों में मुख्य रूप से अंतर को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर पियाजे, पहला है, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयास के द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं,
जबकि ले वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। और दूसरा है पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि ले वाइगोत्स्की उन्हें मुख्य वातावरण के द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। थर्ड है पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। और फोर्थ है यहाँ पर पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए जगह लिए ये आत्म केंद्रिता का घोतक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में जो मुख्य रूप से कथन हमारा रहेगा, जो दोनों के बीच संज्ञानात्मक विषय में जो विचार उनके में अंतर दिखाता है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि ले वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर रहेगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है फातिमा तर्क करती है। आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण या फिर कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण या फिर दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण। तो देखिए यहाँ पर फातिमा जो है कोलबर्ग के नैतिक चिंतन के चरण की बात करें तो वो एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण के अंतर्गत रहेगी। इस चरण में वो रहेगी ऑप्शन नंबर थर्ड, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अगला प्रश्न आता है कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? सभी विद्यार्थियों को सहभागिता का समान अवसर देना, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, कक्षा में केवल उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, फोर्थ विद्यार्थी को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि देखिए जब हम सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा मददगार रहेगा कि हम उसमें सभी बच्चों को सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के लिए समान रूप से अवसर देंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित इससे होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन, परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल, पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, और फोर्थ है बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल। तो देखिए यदि हम प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता की यदि बात करें तो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के लिए जो प्राथमिक विशेषता की बात जो होगी वो होगी पाठ्यचर्या और आकलन में थोड़ा लचीलापन। ये प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता यहाँ पर रहेगी। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न आता है हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है? तो देखिए ऐसा बच्चा जो होगा शारीरिक गति संवेदिक बुद्धि या अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि या संगीतीय बुद्धि। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो बुद्धि रखने वाला बच्चा जो होगा उसकी बुद्धि अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न आता है व्यवसाय की संप्रति को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में तो देखिए यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए दिखलाए हैं। तो इससे जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा या फिर जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। तो देखिए यहां पर यदि हम बात करें तो देखिए जब मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए दिखाया, मतलब जो कार्य सिर्फ पुरुष किया करते हैं उस कार्य को करते हुए महिलाओं को भी दिखाया और जो कार्य महिलाएं करती है उस कार्य को करते हुए पुरुषों को भी दिखाया, है ना। यानी कि समान रूप से यहाँ पर कार्यों को करते हुए दिखाया है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं को कमजोर कार्य करते हुए दिखाया है, महिलाओं को पायलट के रूप में दिखाना, है ना, और भी जो डॉक्टर के रूप में दिखाना। तो ऐसे कार्य करते हुए जब दिखाया जाता है तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन,
मिलता है कि हाँ, महिलाएं भी ये कार्य कर सकती है और पुरुष जो कार्य महिलाएं करती है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता में प्रोत्साहन, लचीलेपन को प्रोत्साहन इस प्रकार के फ्लैश कार्ड से मिलता है। आगे देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? तो यहाँ पर उच्च श्रेणी चिंतन के अंतर्गत जो नहीं आएगा, विशेषण, निरूपण, रचना या प्रत्यय स्मरण। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उच्च श्रेणी चिंतन की, और उसमें जो प्रत्यय स्मरण रहेगा, रिकॉल करना रहेगा, ये उच्च श्रेणी चिंतन में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? यहाँ पर है अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, सततमकता को आकलन का आधार मानने वाला परीक्षण, जेड स्कोर को आकलन का आधार मानने वाले परीक्षण, या वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो मानदंड निर्देशित आकलन जो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि है अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण जो होगा, ये निर्देशित आकलन रहेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या रहेगा? तो मानसिक मंदित या फिर बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, मानसिक विकलांग या फिर व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। तो यहाँ पर हम इस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत इस प्रकार के व्यक्ति को संबोधित करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, ये कहा जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आगे देखिए, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पर देखें तो समावेशन के अनुरूप जो विधि नहीं है, विविधता को सराहना और महत्व देना। तो देखिए, विविधता को सराहना देना, महत्व देना, ये समावेशन के अंतर्गत शामिल होता है। अगला देखिए, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, ये भी है, क्योंकि बात यहाँ पर सभी बच्चों की गई है, तो ये भी यहाँ पर इसके अनुरूप रहेगा। शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, ये भी यहाँ पर रहेगा। अगला देखिए, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान, तो ये यहाँ पर समावेशी शिक्षा के अनुरूप नहीं रहेगा। तो यही हमें इसमें ढूंढना था और यही हमारा इसमें यहाँ पर उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है और वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता। सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेल रहा है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? मांसपेशीय दुर्विकार है, स्वलिन क्रम विकार है, गुणज वैकल्य है, या गति समन्वय वैकल्य है। तो देखिए, इस प्रकार का जो व्यवहार बच्चे का यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, ये एक स्वलीन क्रम विकार रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रहेगा। चलिए, विषय वस्तु को पढ़ाते समय शब्दों को उलट कर लिखने और अदल बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? काफी बार प्रश्न जो है ना, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में, क्वेश्चन पेपर में भी हमने देखा है कि ये प्रश्न अक्सर आता ही रहता है ना। तो यहाँ पर हमें उस विकार की इसमें पहचान करनी है। विमर्श को वैकल्य है, वाचन वैकल्य है, या गुणज वैकल्य है, या फिर उत्साह वैकल्य। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, डिसलेक्सिया इसे कहते हैं, है ना। और पठन संबंधी एक दोष होता है, विकार होता है, जिसे हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं। चलिए, आगे अगला प्रश्न आता है, किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? तो देखिए, जब हम किसी चीज के विषय में नए तरीके से सोचते हैं और असाधारण रूप से सोचते हैं, समस्या के लिए एक ऐसे अनोखे तरीके को ढूंढने की क्षमता हमारे अंदर होती है, तो मतलब हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, और इसी के लिए हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मकता। फोर्थ विकल्प हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री एवं फल सब्जियों फलों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करते हैं। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रति सीखते हैं। यह उपगम निम्न में से किस पर आधारित है? तो यहाँ पर ये किस पर आधारित रहेगा?
तो ये शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, या फिर प्रक्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम पर, या ज्ञान के निर्माण पर। तो ये हमारा उत्तर होगा ज्ञान के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह असफल होगी, इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी। वैसे भी उसकी शिक्षिका उससे मंद अपेक्षाएं ही करती हैं। तो आप यहाँ पर सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो देखिए, हम यहाँ पर सृजा के बारे में क्या अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं? वह आलसी और बहाने बनाते रहती है, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है, एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर विवेकपूर्ण निर्णय तो ये यहाँ पर लग नहीं रहा प्रश्न के अनुसार। तो निश्चित रूप से सृजा यहाँ पर अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ में विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाएगी? तो देखिए, यहाँ पर जब बच्चे शिक्षक सहपाठी के साथ में क्रियाकलाप किए जा रहे हैं और मिलजुल कर के ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, तो कक्षा का प्रकार किस प्रकार रहेगा? काफी बार प्रश्न को देखा है हमने, और जब सब बच्चे सामूहिक रूप से कोई एक्टिविटी करते हुए सीखते हैं तो इस प्रकार का जो क्रियाकलाप होता है उसे हम कहते हैं सामाजिक संरचनावादी, क्योंकि सामाजिक संरचनावादी के अंदर सब मिलजुल करके ज्ञान का निर्माण करते हैं और सीखते हैं। तो यहां पर हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्र रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा प्रस्तावित है? अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचन आधारित अधिगम या शिक्षा शास्त्र, वेदांत तथा बार बार अभ्यास, चर्चा आधारित कक्षाएं। अब देखिए, यहां पर यदि हम देखें तो जो रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा प्रस्तावित है उसकी इसमें बात करना है। तो यहां पर यदि हम देखें तो अन्वेषण आधारित अधिगम की बात शिक्षा नीति करती है 2020, कथावाचन आधारित शिक्षा और इसी के साथ में चर्चा आधारित शिक्षाएं, वेदांत तथा बार बार अभ्यास को यहां पर शामिल न किया है। तो यहां पर यदि हम देखें तो इसके लिए हमारा विकल्प नंबर 2 जो होगा, जिसमें 1, 2 और 4 के महत्व की बात इसमें की गई है, तो ऑप्शन 2 होगा उत्तर। अगला प्रश्न आता है, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? देखिए, जब हम किसी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं और मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करते हैं तो ये अनुरूपता, निगमन परीक्षण, स्मृति सहायक विधियां या फिर साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो यहां पर उत्तर होगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 अनुरूपता। आगे अगला क्वेश्चन आता है, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रतियों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? तो जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित तरीके से, उप संप्रतियों को हटाकर, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके या फिर प्रत्यास्मरण पर बल देकर के। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि संकल्पनात्मक चित्रण जो होते हैं नए संप्रतियों की समझ को किस प्रकार से सुसाध्य करते हैं? तो ये जानकारी को संश्लेषित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, और फर्स्ट विकल्प हो जाता है यहां पर उत्तर। आगे देखिए, बच्चों के द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस और संकेत करती है? तो बात यहां पर यदि हम करें त्रुटियों की, तो अधिक वेदन अभ्यास की आवश्यकता है बच्चों को, अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता है, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता है, या फिर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अगला प्रश्न आता है, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है?
तो इस प्रकार की योग्यता जो होती है शिक्षक के अंदर कि वो खुद को बच्चों की जगह पर रख कर महसूस करें कि बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं, और ऐसी योग्यता जब होती है तो हम उसे क्या सहानुभूति, तदानुभूति, उदासीनता, ग्लानि, तो यहाँ पर सहानुभूति तो अलग ही बात हो जाती है, पर हम यहाँ पर जब खुद को वहां पर दूसरों की जगह पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, तो उनकी जगह पर खुद को जब रख करके देखते हैं और यह महसूस करते हैं तो ये हमारी तदानुभूति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा एम्पैथी कहलाएगी, ऑप्शन सेकेंड। चलिए, एक ऐसी स्थिति जहां पर परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को रिक्त स्थान का भाव महसूस होगा। देखिए, जब ऐसी स्थिति होगी जहां पर परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तो परिणाम अनिश्चित भी है, ध्यान असफलता पर भी है, तब बच्चे को रिक्त स्थान का भाव महसूस होगा। तो देखिए, ध्यान हमारा जब असफलता पर है और परिणाम अनिश्चित है, मतलब परिणाम निश्चित नहीं है, तो निश्चित रूप से तब हमें चिंता होगी, दुश्चिंता होगी, है ना। तो निश्चित रूप से दूसरा विकल्प यहाँ पर बन जाता है उत्तर, उसे ऊब, दुश्चिंता, क्रोध या शर्म। तो यहाँ पर क्रोध शर्म की बात नहीं है, ये हमारे लिए दुश्चिंता का भाव रहेगा, ऑप्शन सेकेंड। आगे अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। तो देखिए, जब यहाँ पर हम गुणवत्ता नहीं बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, मतों का अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, अधिगम में आकलन के विविध तरीके लगाकर, या बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। तो देखिए, जब हम जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए विविध तरीके अपनाएंगे तो अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मतों को अभिव्यक्त करने के लिए विविध विकल्प देंगे तो भी बढ़ेगी, अधिगम के आकलन के लिए विविध तरीके लगाएंगे तो भी बढ़ेगी। पर जब हम बच्चों को अलग अलग नामों से नामीकृत करते हैं, मतलब कि जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं बच्चों को तो वो उन्हें कुछ अलग ही नामों से संबोधित करते हैं, जो उनका नाम होता है वो तो होता ही है, पर शिक्षक कुछ नए नए नाम अपनी तरफ से बच्चों को दे देते हैं, और जो शिक्षक को थोड़ा सा मतलब एक तरीके से बच्चों के बीच में बोलने में, मजाक के तौर पे कहने में शिक्षक को बड़ा मजा आता है। तो ऐसे नामीकरण बच्चों का ना किया जाए, और इससे हमारी जो अधिगम प्रक्रिया है उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, है ना। तो आपने भी विद्यालय में अध्यापन कार्य किया होगा तो आपको भी इस बात का अनुभव जरूर रहा होगा। तो यहाँ पर जब बच्चों को अलग अलग विविध तरीके से नामीकृत किया जाता है या नाम लेकर पुकारा जाता है ना, तो यहाँ पर उनके खुद के नाम की बात नहीं हो रही है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब उनके थोड़ा सा प्रताड़ित, एक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली बात हो जाती है इस प्रकार के नाम लेकर के उनको बोलना। तो फोर्थ विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के जो 30 प्रश्न थे ये समाप्त हो जाते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।